નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા કંટી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે ખાસ એક નાઇટ ફ્રેન્કના રિપોર્ટની વાત કરવાના છે। તો નાઇટ ફ્રેન્ક દ્વારા હાલમાં રીડિફાઇનિંગ મુંબઈ રીડેવલપમેન્ટ સ્ટોરી નામથી મુંબઈના રીડેવલપમેન્ટ પર પહેલીવાર એક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં મુંબઈની કેટલીક સોસાયટીઓને રીડેવલપમેન્ટની જરૂર છે, કઈ સ્પીડથી રીડેવલપમેન્ટ આગળ વધી રહ્યા છે અને આ પ્રોજેક્ટ ક્યારે પૂરા થઈ શકે છે, કેટલી સપ્લાય ક્રિએટ થશે અને મુંબઈના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ ઉપર કેટલી અસર જેવા તમામ સવાલોના જવાબ આ રિપોર્ટમાંથી આપણે મેળવી શકીએ છીએ। અને આ ખાસ રિપોર્ટ અંગે ખાસ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે नाइट फ्रैंक इंडिया ना नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी। विवेक जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और ये जो आपका रिपोर्ट है अपग्रेडिंग मुंबई रीडेवलपमेंट स्टोरी, ये रिपोर्ट पहली बार नाइट फ्रैंक ने पेश की है, तो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि रीडेवलपमेंट चॉइस है या मुंबई की ज़रूरत? जी, जनाब बहुत अच्छा सवाल किया आपने, चॉइस है या ज़रूरत? तो देखिए मुंबई एक पुराना शहर है, इकोनॉमिक कैपिटल है कंट्री का और उस वजह से बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे 50, 60, 70 साल पुराने हैं, अगर हम हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो। तो इसके मद्देनज़र ये ज़रूर है कि इतनी पुरानी होने की वजह से कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको उनके रिजुवनेशन की ज़रूरत है। और अगर आप देश भर में देखेंगे तो हमारा ग्रीनफ़ील्ड डेवलपमेंट में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ब्राउनफ़ील्ड डेवलपमेंट में वो उतना बढ़िया नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ जो पुराने शहर हो गए, उन पुराने शहरों को रिजुवनेट करने की, उन्हें फिर से आज के स्टैंडर्ड्स पर लाने की जो बात है। क्योंकि वो केवल वही सुनिश्चित करेगा कि उस सिटी का, उस शहर का ग्रोथ जारी रहेगा। अब अगर मुंबई की हम बात करें, तो मुंबई में जो लास्ट ऑडिट रिपोर्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उस हिसाब से करीब 1,60,000 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 30 साल से पुरानी हो गई है। मतलब कि वो पुरानी हो गई है, एलिजिबल हो गई हैं रीडेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे कारण हैं जिसके बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा स्टॉक है जो अब रीडेवलपमेंट की इंतज़ार में है और इसलिए अगर हमें इस शहर की ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है, इसे कंटेम्परेरी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उस पर मेंटेन रखना है, तो हमें रीडेवलपमेंट एक आवश्यकता के हिसाब से लेनी चाहिए और इसे पुरज़ोर कोशिश के साथ करना चाहिए। और जैसे हमने रीडेवलपमेंट की बात की, अब जिस तरीके की एक्टिविटी होने लगी है रीडेवलपमेंट स्पेस में मुंबई में, इसके मद्देनज़र ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम एक डेडिकेटेड रिपोर्ट करें, क्योंकि हम अदरवाइज़ भी रीडेवलपमेंट एनालिसिस करते रहते थे, लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम था इस सेगमेंट का आज से कुछ साल पहले तक। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी फ़ोकस रहा है, कई इंसेंटिव पॉलिसीज़ भी आई है, प्लस डेवलपर्स ने भी ये रियलाइज़ किया है कि अब ज़मीन है नहीं मुंबई में, तो इसलिए ज़मीन है नहीं, तो हमें रीडेवलपमेंट के द्वारा मुंबई में के मार्केट में एंट्री स्ट्रैटेजीज़ खोजनी पड़ेगी। तो इन सब के मद्देनज़र मुंबई के लिए एक रीडेवलपमेंट का माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। ओके, तो खास ધ્યાન રાખો 1,60,000 સોસાયટી કે બિલ્ડિંગ જેને અહીં આગળથી રીડેવલપમેન્ટની ખાસ જરૂર છે। અને જે મહત્વની વાત છે કે મુંબઈમાં જમીન નથી, તો ડેવલપર્સે પણ નવા પ્રોજેક્ટ માટે રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટની જરૂર પડશે અને શહેરને પણ રિજનોવેટ કરવું હોય તો આની એક રીડેવલપમેન્ટની ખાસ જરૂર છે। તો મુંબઈ માટે હવે આ રીડેવલપમેન્ટ મોટી જરૂરિયાત બની ગયું છે અને જે રીતે આપણે જોઈશું, આ રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરીશું તો ખ્યાલ આવશે કે કેટલું અહીંયા આગળથી રીडेवलपमेंट ऊपर हाल फोकस થતું દેખાઈ રહ્યું છે। तो विवेक जी, अब इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स पर आते हैं। तो 2020 से 2025 तक में जो डीए हुए हैं, आपकी इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को हम देखते हैं तो 95% की बढ़ोतरी यहाँ पे अब दर्शाई है। तो इसकी क्या वजह रही है? ये 5 साल में इतनी रफ्तार रीडेवलपमेंट में कैसे आई? ज़रूर, जैसे मैंने बताया कि रीडेवलपमेंट हमेशा से होते रहा है, लेकिन लास्ट 5-6 सालों में अगर देखेंगे तो एक नया माहौल आया है और ख़ास करके 2022-23 से जब से नई पॉलिसीज़ आई है क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलने लगे हैं, उसकी वजह से बड़े प्लॉट्स का रीडेवलपमेंट ज़्यादा होने लग गया है। अब इसका क्या कारण है? जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रीडेवलपमेंट वाला एजेंडा है या इतनी सारी बिल्डिंगों की हमने बात की,
जो 30 साल से पुरानी हो गई है। लेकिन इसका बहुत ही छोटा-सा पोर्शन है, जो करीब 900 बिल्डिंग्स है जिनका हमने डीए की बात की, डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात की, जहाँ पे साइन हो चुके हैं और अब ये एक कंक्लूसिव तरीके से रीडेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो होने का कारण एक तो जो पॉलिसीज़ आई हैं लास्ट कुछ सालों में, प्लस हाउसिंग मार्केट जो है, वो एक अप साइकिल में है, 5वाँ साल है इस अप साइकिल का, जहाँ पर मुंबई में भी घरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, भावों में भी बढ़ोतरी हुई है। और ऐसा होने से होता ये है कि जो फ़िज़िबिलिटी है, फाइनेंशियल फ़िज़िबिलिटी है डेवलपर्स के लिए, और इसी के साथ में जो सोसाइटीज़ जो रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है, उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स ये बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं और सब लोगों का एक रुझान आ जाता है रीडेवलपमेंट की तरफ। तो एक फाइनेंशियल फ़िज़िबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अब एक अप साइकिल में हैं, प्लस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई है लास्ट कुछ सालों में, और इसी के साथ में जैसे मैंने बताया कि मुंबई में लैंड की कमी है, नई लैंड ऑब्वियसली नहीं आ सकती है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, करीब 450 स्क्वायर किलोमीटर में 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 30-31 हज़ार लोगों की है पर स्क्वायर किलोमीटर। इन सब के मद्देनज़र रीडेवलपमेंट का हर एंगल से, चाहे वो सरकार के नज़रिए से हो या ये जो पुरानी सोसाइटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं, उनके नज़र से, या डेवलपर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, सभी के नज़रिए से एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर बन गया है, जिसके कारण ये हमने अपमुँह देखा है एक्टिविटी लेवल्स में। ઓકે, તો આ આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને વાત કરીએ કે રીડેવલપમેન્ટની સ્પીડ અહીં આગળથી કેમ વધતી દેખાય છે અને 5 વર્ષમાં જે ડીએ થયા છે ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ એ અહીં આગળથી 95% જેટલા વધતા જોવા મળ્યા છે। तो विवेक जी, जैसे आपने बताया कि 900 से ज़्यादा डीए यहाँ पे हुए हैं और एक नंबर भी आपने हमें बताया कि फ़िलहाल तक 1,60,000 1,60,000 बिल्डिंग या सोसाइटी को रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके सामने 900 के ऊपर के कुछ डीए हुए हैं, तो अभी बहुत सारा स्कोप है। अभी कितना, अभी हम यही समझ के चले कि ये 910 या 900 के ऊपर जो आप बता रहे हैं, इतना अभी अंडर रीडेवलपमेंट है। कितनी सप्लाई इन प्रोजेक्ट से आती हुई हम देख पाएंगे? तो ये जो 900 प्लस बिल्डिंग्स की हम जो बात कर रहे हैं, इन सब में मिला के करीब 45,000 अपार्टमेंट्स नए आएँगे अगले 4 से 5 वर्षों में। अब अगर हम रीडेवलपमेंट के जो इस डील्स को या एक्टिविटीज़ को देखें, तो होता ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट की, जो एक डेवलपर और एक सोसाइटी के बीच में साइन किया जाता है, जिसमें सारे ही टर्म्स लिखे होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ एरिया स्पेस कितनी मिलेगी इन मेंबर्स को, डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो इसके पहले भी 6 से 24 महीने का समय लगता है, जहाँ पर ये डेवलपर्स सोसाइटीज़ के साथ में काम करके एक डीए की स्टेज तक पहुँचते हैं। पहले सोसाइटीज़ को मन बनाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि जो कैनवस है ये बहुत बड़ा है, 1,60,000 बिल्डिंग्स का है, लेकिन इसमें से केवल एक फ्रैक्शन मात्र ही रीडेवलपमेंट में गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर सोसाइटी एक डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट स्टेजेस पर है। कई लोग हैं जो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो चर्चा करके सिलेक्ट करके, एक डेवलपर को सिलेक्ट करके डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने वाले स्टेज तक केवल इतनी ही बिल्डिंग्स पहुँची हैं अभी तक। ઓકે, તો આ એક ખાસી સમજવાની વાત છે કે ઘણી બધી સોસાયટીઓને જરૂર છે, એમાંથી ઘણા બધા અત્યારે ડિસ્કશન ફેઝ ઉપર રહેતા હોઈ શકે છે, પણ જે ડીએ સાઇન થઈ ચૂક્યા છે એની સંખ્યા અહીંયા આગળથી 900 કરતાં વધારે, 900 પ્લસ જેટલી સંખ્યા આપણે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છે। अभी हम अगर बात करें कि लोकेशन वाइज अगर बात कर ले, कहाँ पे मुंबई एमएमआर में कितना कौन से लोकेशन पे ज़्यादा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे कम है, अगर आप हमें थोड़ा इस बारे में जानकारी दे सके। और साथ ही में मैं और एक क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स को औसतन कितना वक्त लगता है कंप्लीट होने में?
तो देखिए, अगर हम पुरानी बिल्डिंगों की जो बात करें 1,60,000 की, तो उनमें से अमूमन करीब-करीब 40 से 50% वेस्टर्न सबर्ब्स में है मुंबई के। और उसके अलावा बाकी जो है वो स्प्रेड आउट है सेंट्रल सबर्ब्स में, सेंट्रल मुंबई और साउथ मुंबई में। रीडेवलपमेंट एक्टिविटी की बात करें तो रीडेवलपमेंट एक्टिविटी अभी 2/3 रीडेवलपमेंट एक्टिविटी वेस्टर्न सबर्ब्स में हो रही है, ठीक है? और उसके बाद में सेंट्रल सबर्ब्स एंड बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में ये सेंट्रल और साउथ मुंबई में हो रही है। अगर हम टॉप लोकेशंस की बात करें जहाँ पर ये रीडेवलपमेंट का माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोकेशंस है जैसे बोरीवली जहाँ पर सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है। उसके साथ में फिर बांद्रा है, अंधेरी है, मलाड, गोरेगाँव है। इन सब माइक्रो लोकेशंस पे भी काफ़ी रीडेवलपमेंट एक्टिविटी चालू है। तो जैसे मैंने बताया कि ये मेजर मार्केट्स हैं, उसके अलावा हर एरिया में कुछ हद तक रीडेवलपमेंट डिस्कशंस चालू हैं। ઓકે, તો આ અહીં આગળથી આપણે ખાસ કરીને જે વાત કરી છે વેસ્ટર્ન સબઅર્બ અને ત્યાં પણ બોરીવલીની અંદર સૌથી વધારે રીडेवलपमेंट જે છે એ અહીં આગળથી થતા દેખાઈ રહ્યા છે। विवेक जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी सोसाइटी डीए से पहले होने वाले सारे डिस्कशन उसमें सब रहती है और वो एक बहुत वक्त ले लेता है। ये यहाँ पे भी एक ज़्यादा वक्त जाता है और आगे स्टेजेस वाइज कितना वक्त लग सकता है? तो देखिए, जो पूरी रीडेवलपमेंट साइकिल है, उसमें हमारे असेसमेंट के हिसाब से करीब 9 से 11 साल का समय लग सकता है। और इसमें ऐसा होता है कि हम तब से शुरू कर रहे हैं इस टाइमलाइन को जब से ये जो पहली बार जब विचार आता है सोसाइटी में कुछ मेंबर्स को कि हमें रीडेवलपमेंट का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि माहौल बहुत सपोर्टिव है और ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट की। तो शुरू में पहला अगर फ़ेज़ अगर हम देखें जहाँ पर ये मीडिएशन होता है और मेंबर्स को राज़ी किया जाता है ये रीडेवलपमेंट के लिए, हमें प्रॉस्पेक्ट्स ढूँढने के लिए, उसमें करीब 6 महीने से लेके 24 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद में बात आती है बिड्स बुला कर के डेवलपर्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, जिसमें अगले 1 से 2 साल का समय लग सकता है जहाँ पर डेवलपर को लाकर के उनके साथ में डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने तक का स्टेज हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में आती है बात जो पी ट्रिपल ए की, मतलब जो एक डेफिनिटिव एग्रीमेंट है, एक डेवलपर और एक मेंबर के बीच में, जिसमें क्या उन्हें कौन-सा स्पेसिफिक यूनिट मिलेगा, कौन से फ्लोर पे मिलेगा, कितनी एरिया मिलेगी, ये सब आइडेंटिफाइड होती है और इसी के साथ में फिर हैंडओवर कर दिया जाती है जो कीज़ है अपार्टमेंट की उस मकान की, जिसको डेवलपर फिर लेकर रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू करेगा और कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन शुरू होता है, जिसमें 3 से 4 साल और लग जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी एक्टिविटी में 9 से 10 साल भी लग सकते हैं। अगर कोई फ़ास्ट तरीके से हो, प्रॉपर्टी साइकिल अगर सपोर्टिव हो और तो फिर ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। लेकिन हमें इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है सोसाइटी रीडेवलपमेंट में और ख़ास करके प्रॉपर्टी साइकिल को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को साइन अप करना चाहिए। विवेक जी, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा वक्त ले रही है, 8 से 10 साल का वक्त को, तो क्या यहाँ पे कोई रिस्क भी बन रहे हैं कि बीच में एग्रीमेंट होने के बाद कहीं प्रोजेक्ट रुक जाए या डेवलपर के लिए अनवायबल बन जाए? कोई रिस्क फैक्टर्स है यहाँ पे? ज़रूर, जैसे मैंने बताया ग्रीनफ़ील्ड डेवलपमेंट जो होता है, जहाँ पर आपको एक क्लियर लैंड मिलती है और उस पर आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं। वो रिलेटिवली एक ईज़ी अप्रोच है। तो रीडेवलपमेंट तो सर्टेनली कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड है वो ज़्यादा है, सबसे पहली बात। जिसकी वजह से अगर कुछ भी मेंबर्स अलग सोचते हैं एक मेजॉरिटी के जो सोच के विपरीत, तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहला है कि सबको साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। 75% मेंबर्स की कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर सारे ही मेंबर्स इस पर एकजुट होकर के डिसाइड करें ताकि आगे चल के लिटिगेशंस नहीं आए, तो वो एक बहुत ज़रूरी अहम बात होगी। इसी के साथ में जो
प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चरिंग को लेकर के खास करके जहाँ पर माहौल पॉजिटिव है तो बहुत सारी सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा शेयर माँगती है फ्री सेल का इसमें डेवलपर से और उसके वजह से कई केसेस में और क्योंकि माहौल अभी स्ट्रॉन्ग है प्रॉपर्टी मार्केट का बिक्री अच्छी है, भाव भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए डेवलपर्स भी बढ़-चढ़ कर के उसको आउटबिड करने की कोशिश करते हैं एक-दूसरे को और जिसकी वजह से कई बार फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आज के नज़रिए से ठीक दिख रही है, लेकिन बाय चांस जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा ये सारे रीडेवलपमेंट होने के बाद में अगर उस समय भाव आपकी एक्सपेक्टेशन से नहीं आए एंड प्रोडक्ट के या थोड़े कम हो जाएँ, तो फिर ये कैलकुलेशंस डिस्टर्ब हो सकती है। और ऐसा अगर हो जाता है तो फिर जो स्किन इन द गेम की हम बात करें, सबसे ज़्यादा स्किन इन द गेम तो इसमें मेंबर्स का है, जो आज के ऑक्यूपेंट्स हैं, क्योंकि उन लोगों की रेंट डिपेंडेंट है डेवलपर्स के ऊपर उन लोगों का घर जो है वो डिपेंडेंट है डेवलपर के ऊपर। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि डेवलपर के लिए भी वहाँ पर मनी हो ऑन द टेबल सो दैट प्रॉपर्टी साइकिल टर्न होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी ऐसी है कि डेवलपर्स इसमें पैसे बना रहे हैं। तो उस तरीके से क्योंकि ये एक स्ट्रेट मुद्दा नहीं है हर प्रोजेक्ट के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि कौन से प्रोजेक्ट आज के समय पे और जब तक रीडेवलपमेंट का पूरा एजेंडा चलेगा तब तक फिज़िबल रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं रहेंगे। उन सब के को ध्यान में रखते हुए हमें रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी को फुलफिल करना चाहिए। नहीं तो जब प्रॉपर्टी अप साइकिल है तब तक ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर्टी डाउन साइकिल आती है, जो हर बार आती है अप साइकिल के बाद डाउन साइकिल, तब ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। जी विवेक जी, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था कि बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि जो कुछ नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो फ्री मतलब अभी जितना एरिया है उससे एक्स्ट्रा जो एरिया ऑफर कर रहे हैं वो 100% तक का भी कोई कोई डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं। क्या ये वायबल हो सकता है? इस तरीके के जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक हम रीडेवलपमेंट में एफएसआई का भी एक बात को कुछ देखनी होती है, वो क्या है? इस पे थोड़ी आप हमें समझा पाएंगे? ज़रूर, तो देखिए इसमें मुद्दा क्या है कि अगर ब्रॉड लेवल पर फाइनेंशियल फिज़िबिलिटी ऐसी आएगी कि जो आज कि जो एरिया ऑक्यूपाइड है जो भी मेंबर्स वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें वो स्पेस देनी होगी बना कर के फ्री में। उसके अलावा कुछ एडिशनल एरिया देना होगा ताकि उन लोगों के लिए भी एक अपग्रेड हो जाए, चाहे स्पेस के हिसाब से, नए प्रोजेक्ट के हिसाब से, लाइफ़स्टाइल के लिए के मद्देनज़र। और इसी के साथ में जो बाकी का जो फ्री सेल कंपोनेंट है उसकी प्रीमियम एफएसआई जो पे करनी है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर करनी है, इन सब के बाद में डेवलपर को एक लेवल का मार्जिन जो भी डिजायर्ड मार्जिन है, जैसे हमने अज़्यूम किया है 20% जो हमारे मार्केट नॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, अगर ये बैठता है तो फिर वो प्रोजेक्ट एक वायबल प्रोजेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। अब कितना इसको मद्देनज़र कितना दिया दिया जा सकता है मेंबर्स को एक्स्ट्रा एफएसआई, तो अगर ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे हर प्रोजेक्ट की, तो करीब 30 से 60% के बीच में आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है कि आज की कितनी एफएसआई कंज्यूम्ड है जो मेंबर सोसाइटीज़ हैं उनकी। अगर वो आज की कंज्यूम्ड एफएसआई ज़्यादा है या नॉर्म से भी ज़्यादा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के साथ में रोड विड्थ एलिजिबिलिटी क्या है? अगर वो 18 मीटर से ज़्यादा के रोड्स पर है, तो हायर एफएसआई के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। इसी के साथ में उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ क्या चल रही है? कई बार देखा ये गया है कि जहाँ पर 15,000 20-25,000 रुपए स्क्वायर फीट चलता है, वहाँ पर भी सोसाइटीज़ बहुत अच्छा बहुत हाई शेयर एक्सपेक्ट करती हैं। लेकिन वहाँ पर ये बहुत टफ है डेवलपर्स के लिए देकर उसे फुलफिल करना। लेकिन अगर जहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स हाई चल रही है, मान लीजिए 60-65 हज़ार रुपए प्रति स्क्वायर फीट की जहाँ पर रेट चल रही है, वहाँ पे बहुत ईज़ी हो जाता है डेवलपर्स के लिए ये जो सारे ही कॉस्ट स्ट्रक्चर्स मैनेज कर फ्री सेल कंपोनेंट बेचकर भी प्रॉफिट को प्रोजेक्ट को वायबल रखना। तो इस ये 100% मिल सकता है क्या? मिल तो ज़रूर सकता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये सारे ही जो लीवर्स हैं, वो एकदम सही बैठे हैं, चाहे वो भाव का लीवर हो, एक्जिस्टिंग कंज्यूम्ड एफएसआई का एंगल हो
या वहाँ पर जो डेवलपेबल एफएसआई मिले जो भी स्कीम्स में वो साइन करते हैं और वो सब करके फिर 100% भी पॉसिबल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर प्रोजेक्ट के लिए वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस आपको आपकी ग्राउंड रियलिटी से लिंक करके रखनी होंगी। ઓકે, તો આ ખાસ ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે કે જેનું આખું ગણિત જે છે સમજવાનું હોય છે ડેવલપર્સે પણ, અને જે સોસાયટી અહીંયા આગળથી જે આશા અપેક્ષા રાખી રહી છે એક્સ્ટ્રા સ્પેસની, એને માટે પણ એફએસઆઈની વાત છે, કેટલા રોડ પર કેટલા પહોળા રોડ ઉપર આ સોસાયટી આવેલી છે, આ બધું જ જોવાનું છે, प्रॉपर्टी त्यानी प्राइस पर जोवानी है। तो अब विवेक जी, डेवलपर्स के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब वायबल होते हैं, इसका जो रेवेन्यू कॉस्ट उसका गणित क्या रहता है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि गणित ये रहेगा कि उन्हें पहले तो सारे कॉस्ट मैनेज करने हैं, पूरे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैनेज करना है। उसी के साथ में उन्हें जो फ्री सेल कंपोनेंट है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट बेयर करना है। साथ में रेंटल जो देंगे आज के जो मेंबर्स हैं, उनको अगले 3 से 4 साल जितना भी समय कमिटेड है, वो उस कॉस्ट को मैनेज करना है। और साथ में प्रीमियम एफएसआई जो परचेज़ करनी होगी या टीडीआर परचेज़ करना होगा, उसका कॉस्ट बेयर करना है। इन सब कॉस्ट को बेयर करने के बाद में डेवलपर्स ये अराइव करते हैं कि भई कितना एक्स्ट्रा एफएसआई या कितना एक्स्ट्रा स्पेस दिया जा सकता है आज के मेंबर्स को। जैसे मैंने बताया 30 से लेकर के 60-65% तक एक्स्ट्रा स्पेस दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोजेक्ट की इक्वेशन बैठ रही है, किस लोकेशन पर है वो प्रोजेक्ट, जी और इन सब के बेसिस पे ये गणित बैठती है। जी विवेक जी, तो अब मेरा आखिरी सवाल यही है कि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मुंबई के डेवलपर्स, मुंबई महाराष्ट्र के बाहर के डेवलपर्स भी मुंबई के रीडेवलपमेंट मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो क्या आगे भी बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है रीडेवलपमेंट मार्केट में? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो पोटेंशियल है रीडेवलपमेंट का वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर्ड टू जो फ्री सेल या फ्रीली अवेलेबल जो लैंड है उसकी। अगर हम केवल मुंबई शहर की बात करें, अगर हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो वहाँ पर हम मुंबई शहर से 10 गुना ज़्यादा लैंड बेस की लैंड एरिया की बात करें तो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ डायनामिक्स अलग हो जाती है। लेकिन क्योंकि मुंबई शहर जो एक ज जो मुंबई में रहते हैं उनका बहुत हाई प्रेफ़रेंस है मुंबई में रहने का। ये हमने लास्ट कम से कम 30 से 40 सालों में देखा है कि ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है मुंबई से बाहर रहने का, क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है कम्यूट टाइम्स का, कम्यूट के कम्फर्ट का, जिसकी वजह से एक बहुत हाई प्रीमियम एसोसिएट करते हैं मुंबई के सिटीज़न मुंबई में रहने के लिए। और इसीलिए ये जो रीडेवलपमेंट का जो तरीका है, ये एक बहुत ही एप्रोप्रिएट तरीका रहेगा आने वाले समय पर भी, क्योंकि बहुत बड़े नाम आ रहे हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर के डेवलपर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी भी है कंस्ट्रक्शन की। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपीरियंस जनरली पॉजिटिव रहना चाहिए अब की बार जो रीडेवलपमेंट माहौल बन रहा है इस शहर में। जी विवेक जी, तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी रिपोर्ट को हमें अच्छे से समझाया, रीडेवलपमेंट के बारे में हमने अच्छी चर्चा की, आपका धन्यवाद। तो मुंबईમાં થતા રીડેવલપમેન્ટનો કેટલો સ્કોપ છે, તમારે સોસાયટી જો જવાની છે તો કેટલી આશા અપેક્ષા અહીંયા આગળથી રાખવી જોઈએ, આ તમામની આપણે અહીંયા આગળથી ચર્ચા કરી છે। અને સાથે જ આ ખાસ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને આપશો રજા, પરંતુ જતા પહેલાં આપને ફરી યાદ કરાવી દઉં કે આપના કોઈ સવાલ હોય પ્રોપર્ટીને લગતા તો અમને લખી મોકલો propertyguru@nw18.com પર। તો આ સાથે જ આ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને આપશો રજા, આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।